नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है आगामी रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए जो है साइंस का कंप्लीट रिवीजन इस क्लास के अंतर्गत करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं खसरा की। तो यह जो है रूबेला वायरस नामक एक वायरस यानी विषाणु के कारण होता है। तो खसरा जो है किससे होता है, तो इसका वायरस का नाम होता है रूबेला वायरस। यह एक वायु जनित रोग होता है जो विशेष रूप से किसके अंदर होता है, तो ये बच्चों के अंदर जो है होता है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ प्रमुख रोग और उनके कारण की। सबसे पहले बात करें अगर काला जार की, तो ये प्रोटोजोआ से होने वाला एक रोग होता है। इसी प्रकार एक बीमारी है जिसको म्यूकर कहा जाता है, ये कवक से होता है। और जो यक्ष्मा बीमारी है इसका कारण जो है जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला ये जो है रोग होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं श्रव्य ध्वनि तरंगों की। तो देखिए श्रव्य ध्वनि तरंगें क्या होती हैं, इनकी तरंग की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 के हर्ट्ज का मतलब हो गया 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए श्रव्य तरंगों की आवृत्ति का प्रसार कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आपको ये रेंज याद रखनी है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। आवृत्ति का मात्रक आप सभी को पता है कि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अविश्रव्य तरंगों की, तो इस प्रकार की तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो जो है 20,000 हर्ट्ज से नीचे होती है, 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। मनुष्य इसका पता नहीं लगा सकते, मनुष्य इनको जो है नहीं सुन सकता है। उदाहरण की बात करें भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और समुद्र की लहरों में जो उत्पन्न ध्वनि की तरंगें होती हैं वो सभी अविश्रव्य तरंगें होती हैं। इसके अलावा हमारी जो तीसरे प्रकार की तरंगें होती हैं इनको बोलते हैं पराश्रव्य तरंगें या अल्ट्रासाउंड वेव। इनकी जो आवृत्ति का परिसर होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि की आवृत्ति ये जो है रखती हैं। इनको जो है परश्रव्य तरंगों के रूप में जाना जाता है। मनुष्य इसका भी पता नहीं लगा सकता, मनुष्य सिर्फ श्रव्य तरंगों को सुन सकता है जबकि अवश्रव्य और पराश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रतिध्वनि की, जिसको इको कहा जाता है। वह ध्वनि जो किसी पृष्ठ से परावर्तित होकर तथा मूल ध्वनि स्रोत द्वारा पुनः सुनी जा सकती है, तो इसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं। किसी ध्वनि का जो है किसी सतह से परिवर्तित होकर वापस दोबारा से सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाता है। प्रतिध्वनि को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक पृष्ठ के बीच की न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। ये एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो जैसे प्रकीर्णन जो होता है उसमें प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने की ये जो है एक प्रक्रिया होती है। प्रकीर्णन के अंदर प्रकाश 7 रंगों में जो है विभाजित हो जाता है। दूसरा बात करते हैं ध्वनि का जो अपवर्तन होता है। तो देखिए जो ध्वनि का अपवर्तन होता है उसमें विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय ध्वनि तरंगों का मुड़ना ये ध्वनि का अपवर्तन कहलाता है। और ध्वनि का जो परावर्तन होता है इसमें ध्वनि तरंगों का किसी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटना ये ध्वनि तरंगों का परावर्तन कहलाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ध्वनि तरंगों की। तो देखिए जो ध्वनि की तरंगें होती हैं वो एक यांत्रिक तरंगें होती हैं। ध्वनि की गति सबसे अधिक जो है ठोस में होती है, जबकि गैसों में इसकी गति न्यूनतम होती है। सबसे ज़्यादा ठोस में, सॉलिड्स में, फिर लिक्विड में, और सबसे कम जो है ध्वनि की गति गैस में होती है। इसके अलावा ध्वनि की गति पर अगर हम दाब के प्रभाव की बात करें तो ध्वनि की गति दाब से स्वतंत्र होती है, अर्थात दाब का कोई भी प्रभाव ध्वनि की गति पर नहीं होता। ध्वनि की गति पर तापमान के प्रभाव की बात करते हैं। तो देखिए माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है। अगर तापमान में वृद्धि होती है तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं राइबोसोम की। तो देखिए राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल होता है, इसीलिए इन्हें जो है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम हमारे 2 प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है इसमें 80S यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में ये उपस्थित होता है, जबकि जो 70S प्रकार का होता है प्रोकैरियोटिक वाला वो कोशिका द्रव्य में होते हैं, और साथ ही प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली से ये जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा बात करें अगर हम पित्त रस की, तो देखिए जो पित्त रस यानी बाइल जूस होता है वो यकृत के द्वारा स्रावित होता है, लीवर उसको सिक्रेट करता है। इसके अलावा जो अग्नाशय रस है ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। इसमें जो पाए जाने वाले प्रमुख जो है एंजाइम होते हैं उनमें आता है एमाइलेज, ट्रिप्सिन, अग्नाशय लाइपेज, न्यूक्लिएज, एमाइलेज, लाइपेज, ये प्रमुख जो है इसके अंदर उपस्थित एंजाइम्स होते हैं। लाइपेज वसा का पाचक एंजाइम होता है, ये वसा का पाचन करता है, जबकि जो टाइलिन होता है ये लार का पाचक एंजाइम होता है। इसके अलावा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये भोजन के पाचन में सहायता करने के लिए मानव के आमाशयों में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पर होता है, ये आमाशय के अंदर होता है, स्टमक में ये होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे विभिन्न पशुओं के श्वसन अंग की।
तो देखिए जो पशु हैं उनके अलग अलग सभी श्वसन अंग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर केंचुए की, तो इसका श्वसन अंग त्वचा होता है, जबकि जो व्हेल मछली है इसका श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। मकड़ी या बिच्छू का जो श्वसन अंग है वो फुफ्फुस होता है, और काकरोच का जो श्वसन अंग है वो श्वास नली होता है। इसी प्रकार टैडपोल मछली और झींगा का जो श्वसन अंग है वो गलफड़े होते हैं। मेंढक का त्वचा, फेफड़े, मुख गुहा होता है, और जितने भी हमारे उभयचर जीव तथा स्तनधारी और पक्षी हैं इनका श्वसन अंग फेफड़े होते हैं।